Good afternoon to all of you. My name is Prince Kumar. I'm an assistant professor in Department of Botany, TS College, Hisua. I welcome you all for this online video class session. In today's lecture, we will learn about the plasma membrane. We will be discussing about the various theory of plasma membrane, and then we will learn about its ultrastructure and the chemical composition of plasma membrane. We will also discuss about its various functions. As always, if you have any doubt, feel free to contact me on given mobile number or email address. Plasma membrane is the boundary that separates the living cells from its surrounding. ये एक तरीके की बाउंड्री होता है जो सेल को सराउंडिंग से डिफरेंट सेपरेट करता है. इसका थिकनेस अराउंड 8 नैनोमीटर होता है और ये बेसिकली जो सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आएगा या कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा इसको ये रेगुलेट करता है. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल में आएगा या सेल से बाहर जाएगा. और जो इसका ये बेसिकली सेलेक्टिव परमेएबल होता है. मींस कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करता है अंदर आने के लिए और कुछ को अलाउ नहीं करता. इसलिए इसको बेसिकली सेमी परमेएबल बोलते हैं. ना तो पूरी तरीके से परमेएबल होता है, ना ही पूरी तरीके से इम्परमेएबल होता है. इसलिए इसको सेमी परमेएबल कहा जाता है. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में प्रेजेंट होता है. लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, फंगल सेल्स होते हैं और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, सेल वॉल की कवरिंग होती है जो मतलब थोड़ा रिजिड होता है, जिसके कारण ही एक जो फिक्स शेप होता है प्लांट सेल्स का या बैक्टीरियल सेल्स का वो इस सेल वॉल के कारण होता है. और ये जो सेल वॉल होता है इन डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, इसमें थोड़ा इसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है. अभी हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे. अभी हम लोग बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही हम लोग फोकस करते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होता है. जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पाया गया कि इसमें 3 लेयर्स होते हैं. और ये एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है. जैसा अभी बताया कि ये एक बेसिकली सेल के चारों तरफ की बाउंड्री बनाता है. सेल को मतलब उसका इन्वायरमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है. तो जो ये इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है ये लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है. अभी हम लोगों ने सुना कि ये सेलेक्टिव परमेएबल होता है. कुछ सब्सटेंस को ये अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, जबकि कुछ को अलाउ नहीं करता है. अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे. कहा जाता है कि मतलब जनरली जो लेवनहुक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 60-65 में फंगल सेल को एग्जामिन करा था माइक्रोस्कोप से, और जो उनको स्पेस दिखा था उसको उन्होंने सेलुला बोला था. तो काफ़ी टाइम के बाद लोगों को लग रहा था कि यही सेल मेम्ब्रेन है. इसके कारण मतलब करीब 200 साल तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि सेल मेम्ब्रेन जो वो रॉबर्ट हुक ने कहा था वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है. तो उसके बारे में चर्चा हो नहीं रही थी. बाद में पता पड़ा कि जिसको रॉबर्ट हुक ने मतलब सेल मेम्ब्रेन कहा वो एक्चुअली सेल वॉल है. उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में इन 1855 दो स्विस बॉटनिस्ट थे, कार्ल नेगेली एंड क्रेमर. इन लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी करी और इन लोगों ने दिखाया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेएबल होता है और ऑस्मोसिस करता है, जिसके कारण लिविंग सेल्स सरवाइव कर पाता है. जो सेलुलर एक्सचेंज होता है उसके कारण सेल सरवाइव कर रहा है. और ये 1855 में मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्होंने डिस्कवरी की थी नेगेली ने, इससे पहले इसके लिए उन्होंने जेलन मेम्ब्रेन टर्म यूज़ किया था, जैसा कि उनके पिछले पेपर्स में देख करके पता पड़ता है. उसके बाद 1855 में इन्होंने इसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा. उसके बाद से फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं. उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए. बहुत सारे मॉडल्स आए, सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब तक तो हमें उसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था. लेकिन उससे पहले से ही साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स बताना शुरू कर दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है.
तो उसी में सबसे पहले 1895 में अर्नस्ट ओवर्टन थे, जिन्होंने बताया कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड का बना हुआ होता है। अभी हमने देखा स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेसिकली लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन 1895 में सबसे पहले ये ओवर्टन ने बताया था कि ये लिपिड का बना होता है। ये बहुत अर्ली स्टेज था जिसके बारे में अभी हम इस सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम जानना शुरू किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये लिपिड का बना हुआ होता है। उसके बाद 1915 में जब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन को आइसोलेट करके केमिकली एनालाइज किया गया तो पाया गया कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद फिर इन 1925 दो डच साइंटिस्ट थे, गॉटन ग्रेंडल, इन्होंने प्रपोज करा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस की ये फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है। इस ये आइडिया था मतलब जैसा कि गॉटन ग्रेंडल ने बताया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दो लेयर का बना हुआ होता है। अब क्वेश्चन था कि इसमें प्रोटीन कहाँ लोकेटेड होता है। इसके लिए सैंडविच मॉडल दिया डैनली एंड डैप्सन ने 1935 में सैंडविच मॉडल दिया। सैंडविच हमें पता है ऊपर में ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, बीच में वेजिटेबल्स फिल होते हैं। इसी तरीके से इनका ये मॉडल था जिसमें इन्होंने बताया कि 2 ऊपर की प्रोटीन लेयर होती है जो बेसिकली हाइड्रोफिलिक होती है, और उसके बाद हाइड्रोफोबिक लेयर होता है जो लिपिड का होता है। ये इनका सैंडविच मॉडल था। इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड बाइलेयर होता है ये 2 डेंस प्रोटीन लेयर के बीच में पैक्ड होता है। आउटर लेयर प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक होता है, जो इनर लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ऊपर वाला हाइड्रोफोबिक होगा और ऊपर वाला लेयर हाइड्रोफिलिक होगा और जो बीच वाला लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसका हाइड्रोफोबिक होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जबकि जो प्रोटीन इसके ऊपर जो प्रोटीन जुटा हुआ होता है वो हाइड्रोस्टैटिक और आयनिक एक्सचेंज एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुटा हुआ होता है। प्रॉब्लम विथ सैंडविच मॉडल, जो प्रॉब्लम था कि इन्होंने जनरलाइज कर दिया था कि जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जबकि पाया गया कि जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग सेल्स में बहुत वैरी करता है। अनदर इसका सीरियस प्रॉब्लम इस मॉडल के साथ था कि मेम्ब्रेन प्रोटीन इन लोगों ने जो प्रोटीन को जहाँ प्लेस किया था, मतलब जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल लिपिड का तो हेड था उसके ऊपर प्लेस किया था, जबकि पाया गया कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो जहाँ पे उनको इस मॉडल में उसको पोजीशन किया गया था वहाँ वो हो ही नहीं सकता था। इन 2 प्रॉब्लम के अलावा ये मॉडल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद दूसरा मॉडल आया रॉबर्टसन का। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको रेल लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि डिफरेंट जोन्स है, डिस्टिंक्ट जोन है, एक लाइट जोन है और एक डेंस जोन है। इसी बेसिस पे इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस बताया और इसका पूरा थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम बताया। इन्होंने बताया जो 2 डेंस लेयर होता है वो प्रोटीन का होता है और जिसका जो थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम ईच है। तो इस तरीके से टोटल 40 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन हो गया, और बीच का जो मिडिल लेयर है जो क्लियर लेयर है, मिडिल लेयर वो 35 एंगस्ट्रॉम का है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेन की पटरी कंसिडर करो तो जो पटरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम ईच है, और बीच वाला जो पटरी के बीच में जो जगह होती है उसको हम 35 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल जो थिकनेस हो गया इस मेम्ब्रेन का, यूनिट मेम्ब्रेन का, वो 75 एंगस्ट्रॉम था। ये जिस तरीके से इसका मॉडल था इसके कारण ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे इससे पास हो पा रहे हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था कि इससे कुछ ऑस्मोसिस जैसा काम हो रहा है। इस थियोरी के कारण ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स इससे कैसे क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन थे उसको इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इन्होंने बताया कि जो लिपिड होता है वो बेसिकली 2 लेयर के बीच में अरेंज्ड होता है और प्रोटीन इसके बीच बीच में एम्बेडेड होता है।
फ्लूइड इसलिए इसको कहा जाता है आइसबर्ग, ये जो प्रोटीन होता है इसको आइसबर्ग कहा जाता है कि ये बर्फ का टुकड़ा है। आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, मीन्स लिपिड का एक समुद्र है जिसमें आइसबर्ग उस बर्फ के टुकड़े के जैसे प्रोटीन तैरते रहते हैं। ठीक है, तो जो फ्लूइड मोज़ेक है, फ्लूइड हम बेसिकली लिपिड के लिए यूज़ करते हैं कि लिपिड एक बहुत ही जेली लाइक फ्लूइडिटी होता है जो एक जगह डायनेमिक नहीं है, वो हिलता डुलता रहता है। इसके बाद जो सिंगर ने जो प्रोटीन्स थे उसको दो तरीके से डिफाइन करा। एक को क्लासिफाई करा इंटीग्रल प्रोटीन जो इंटीग्रेटेड है, लिपिड के बीच में इंटीग्रेटेड है, और एक पेरिफेरल बोला जो जो लिपिड का बाइलेयर है इसके ऊपर में जो प्रेजेंट है उसको पेरिफेरल बोला, और जो लिपिड के बीच में उसको इंटीग्रल्स बोला। उसके बाद जो ये प्रोटीन होता है डिफरेंट शेप साइज़ में होते हैं, और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स के आसपास में उस प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन के आसपास में ये डिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो ये स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल डायनेमिक है। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि ये दिख सकता है कि ऊपर में जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है ये लिपिड का हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, और ये जो दो टेल दिख रहे हैं येलो कलर के, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये ब्लू जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ ऊपर में दिख रहे हैं ये पेरिफेरल हो गया, और जो ऊपर से नीचे तक ये ट्रांसपास कर रहा है इसको हम पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये थ्रू आउट मतलब ये टोटल मतलब इसका स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो उसका उसमें मतलब एक बार फिर से हम अगर देखेंगे तो ऊपर में हाइड्रोफिलिक हो गया, बीच वाला हाइड्रोफोबिक होगा, और नीचे वाला फिर से हाइड्रोफिलिक हो गया, और इसके बीच में ये प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ये हो गया अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में डिफरेंट मॉडल्स। हम लोग उसके कंपोजिशंस के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी तक कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करें। Thank you so much.